प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम मैं आपकी भेजे हुए ईमेल्स की रोशनी में मुरतब करता हूँ। कुछ सवालात मेरे जहन में भी होते हैं और फिर कोशिश ये होती है कि अपने स्टूडियो में किसी ऐसी मोहतरम शख्सियत को बुलाया जाए कि जिनसे कोशिश करें कि उन सवालात के जवाबात हासिल करें, और अगर प्रोग्राम के आखिर तक मुकम्मल जवाबात ना भी मिलें तो कम अज़ कम मेरा और आपका एक थाट प्रोसेस, एक सोच का ज़ाविया शुरू हो जाए, ताकि हम सोचना शुरू करें और ये देखें कि हमारे मसाइल का हल कैसे हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ हुकूमत पे डालना तो ज़रूरी नहीं होती, कुछ शहरी हुकूक भी होते हैं और कुछ शहरी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। कुछ अवाम को भी सोचना चाहिए होता है, कुछ अवाम भी अपना माशरे में हिस्सा ज़रूर डालते हैं और ये सोचते हैं कि मुसलसल इस जद्दोजहद के बाद आखिर में जो एक पाकिस्तान आएगा, जो मेरा भी ख्वाब, आपका भी ख्वाब, आपके बच्चों का वतन, मेरे बच्चों का वतन, वो होगा एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद और जिसकी ख्वाहिश हज़रत कायद आज़म की थी। ये तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान में इस वक्त NRO का खासा आपने प्रेस में भी पढ़ लिया होगा, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आ रहा है, उस पर तबसरे भी आ रहे हैं। उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, सदर की पोजीशन क्या रहेगी, वज़रा की पोजीशन क्या रहेगी। कुछ वज़रा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी आ गया है। आज की खबर ये थी कि एक अहम वज़ीर को चीन के दौरे से रोक दिया गया क्योंकि उनका नाम ECL में था। ये सारी सिचुएशन जो है ये कहाँ जा रही है, अवाम कंफ्यूज हैं। गो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, यकीनन अदालतें आज़ाद हैं, अदालत ने जो भी ज़रूरतमंदाना फ़ैसला था वो तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा सिनेरियो और अवाम का कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, इन तमाम सवालात का जवाबात ढूंढने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में सहमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी को। उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये NRO पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर बहुत ज़्यादा कहा, इमरान खान साहब भी, आप भी सब कहते थे। अदालत ने अपना फैसला दे दिया। जी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं एक आम लेमैन आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोड शेडिंग तो अभी भी हो रही है, आटे चीनी का बहरान अभी भी है, दीगर यूटिलिटीज़ का बहरान अभी भी है। अब इसमें एक आम आदमी ये कंफ्यूज हो रहा है कि क्या ये हुकूमत रहेगी, जाएगी, क्या ये वज़ीर रहेंगे, जाएंगे, उनकी दाद रसी कौन करेगा, सुनवाई कौन करेगा, क्योंकि डिलीवरेंस या गुड गवर्नेंस आवाम तक अभी नहीं आ रही है। तो क्या ये मुंसलिक हो गई है NRO के इस फैसले से? नहीं, मेरा ख्याल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि NRO ने एक डायरेक्शन का तयन किया है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम ज़रूरत थी पाकिस्तान की, और तारीख़ी एतबार से ज़रूरत थी। यानी जस्टिस मुनीर का फ़ैसला मिसाल के तौर पर, बहुत सारे फ़ैसले तारीख़ के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने एक डायरेक्शन का तयन किया जो हमारी किस्मतों में जिसकी वजह से जवाल आया। सही। अच्छा, ये NRO रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, ये वो फ़ैसले हैं जो जमहूरियत के एतबार से, यानी रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी तो नावेली हमने हलक में से हुकूमत के निकाला है ना, अवाम ने, है ना, तो बड़ी ताकत की बात है हमारी कि हमने एक काम किया जिसमें हुकूमत बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। NRO को पार्लियामेंट के अंदर जो NRO के सिलसिले में न पार्लियामेंट ने बहस की, और जितनी पुअर प्लानिंग से पीपल्स पार्टी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इसको पुश किया कि रोल किया, और जिस तरह से वो पार्लियामेंट में लाए, तो ये उनकी गलती थी जो अब इनको भुगतना पड़ रही है। यानी NRO अगर पार्लियामेंट में सही तरह से बहस करते, आपस में डिस्कशन कर लेते, मेजर पार्टी एक इनकी एलाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके साथ ये सलूक अच्छा करते, तो कुछ ना कुछ, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ सलूक अच्छा करते मुस्लिम लीग के साथ। वो तो बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन में शुमार हो रही है। फ्रेंडली ऑपोजिशन है, मगर ये कि फ्रेंडली ऑपोजिशन मेरा ख्याल है कि दो इंटरेस्ट में है वो फ्रेंडली। अच्छा। एक इंटरेस्ट तो ये है कि चलो अब की हमारी बारी आएगी। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट ये है कि जो लोग पाकिस्तान की तकदीर बाहर से तय करते हैं वो आकर कुछ हिदायत भी दे जाते हैं कभी कभी, है ना। मुस्लिम लीग की तरफ से आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि मुशर्रफ साहब का ट्रायल होना चाहिए, और फिर एक एमिसरी आया सऊदी अरब से, उसके बाद से उन्होंने ये बात नहीं कही। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि जो आपके आगे की गुफ्तगू है उसके अंदर भी आपको भी आसानी हो जाएगी और मुझको भी आसानी हो जाएगी बात करने के लिए, कि पाकिस्तान के मसाइल का सारा हल अखबारों के अंदर भी मौजूद है। कोई ऐसा अनोखा हल कोई पार्टी लेकर नहीं आ सकती। चीज़ें एविडेंट थी ना, यानी NRO का फैसला एविडेंट था, यानी हमारे और आपके लिए और जो टेलीविज़न पर बहस करते थे उन सब के लिए एविडेंट था कि अगर इंसाफ पर होगा तो यही होगा। तो लिहाजा बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के एविडेंट हैं कैसे हल होना है। पाकिस्तान को सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक खुददार क़यादत और एक दयानतदार क़यादत, बस।
यहाँ से मामला और खुददार और दयानतदार क्या बस। ये बताइए, बिल्कुल मैं इस पे आऊंगा। हाँ। अभी एनआरओ पे ही जरा समय हूँ। जी। देखिए 10-10 साल केसेस चले, जी हाँ। उन्हीं अदालतों में चले, जी हाँ। फैसले नहीं आए। जी हाँ। कहते हैं अदम सबूत था, सबूत पूरी तरह नहीं थे, सब नहीं थे। तो मतलब ये केसेस अगर दोबारा भी खुल गए तो फिर वही पोजीशन आ जानी है। जी, मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे आप एक देखिए ना कि जैसे हमारे यहाँ की अदालतें, फिर स्विस अदालत को आप देखिए। स्विस अदालत में क्या हुआ, तकरीबन मुसलसल एप्लीकेशन जाती रही कि बीमारी का बहाना था, यहाँ तक बहाना किया गया कि डिमेंशिया है, यानी डिमेंशिया का मतलब ये कि मेमोरी लॉस है। अच्छा, मेमोरी लॉस यानी जब बहाना की ज़रूरत पड़ी तो कर तो लिया गया, मगर इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि मेमोरी लॉस ये परमानेंट होता है, यानी रिकवरेबल नहीं है। तो देखिए वहां पर भी अदालतों के अंदर बहाने किए जाते हैं, कभी कभी मुकदमात बड़ी देर तक चलाए जाते हैं। अच्छा, ये जो सारे मुकदमात हैं इसमें कोई ना कोई तो ऐसा है जो मजलूम है, यानी अगर कत्ल हुआ तो मकतूल का ख़ानदान यानी डरा धमका यानी सहमा हुआ ज़रूर होगा, मगर उम्मीद तो लगाया होगा कि कहीं इंसाफ मिल जाएगा। तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इंसाफ जल्दी फराहम करे। अच्छा, बहुत सारे मुकदमात में जान नहीं होगी और वो पॉलिटिकल मुकदमात के उसी पे आ रहा था कि हमारे यहाँ मुकदमेबाजी तो बहुत ज़्यादा सियासी इंतकाम के लिए भी इस्तेमाल होती है, तंग करने के लिए ओपोनेंट को। केसेस फिर लंबे लंबे चलते हैं। अभी देखिए सैफुर रहमान साहब के वो अरेस्ट वारंट जारी करवा रहे थे। जी हाँ, यानी ये तो इंतकामी कार्रवाई अचानक नजर आ गई ना कि मतलब आज तक तुम सैफुर रहमान को भूले हुए थे, जब उसने बयान दिया एनआरओ के हवाले से तो आपने कहा कि इसको अरेस्ट करके वापस लाया जाए। सियासी इंतकाम के तौर पे भी तो अदालत को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा मतलब है फरीक़े मुखालिफ को परेशान करने के लिए पेशियां भुगत रहा है, वकीलों की फीसें दे रहा है, जिसमें कहते हैं ना कि वो हर तरह से बैंक हो जाता है, आखिर में जाके मेंटली भी और अपने बैंक अकाउंट से भी, वकील भी। और ये साहब जब हयात थे ना तो एक चांडियो साहब थे, उनको अरेस्ट किया उन्होंने, अरेस्ट किया, फिर वो छूटे। तो हर थाने के अंदर कोई बैल चोरी और कोई गाय चोरी का केस होता था। एक चीज से वो बेल होती थी उनकी और दूसरी चोरी में गिरफ्तार हो जाते थे। तो वो 20 मरतबा होते रहे। सियासी आखिर हम इस सिस्टम पे क्यों नहीं काम करें आइंदा से कि इस तरह के, यानी जिसमें से कि सियासी इंतकाम या फेक इस तरह के अदालत। देखिए ये सब जो ह्यूमन रिलेशंस में दुश्मनियाँ या ये सब बाहर मगरबी ममालिक में भी रहने वाले कोई फरिश्ता नहीं है, उनके यहाँ भी होती हैं और बदतरीन सतह पे होती हैं। मगर अदालत को इस्तेमाल करने की जरूरत किसी को नहीं होती। उनके लीगल सिस्टम्स जो हैं वो खासे सख्त हैं। उसमें अगर साबित हो जाए कि झूठा दावा था तो उस पर बड़ा हर्जाना अदालत देती है और सारा खर्चा भी अदा करवाती है। यहाँ भी होना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि आपके मैनिफेस्टो में कोई ऐसी चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आपके तो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है कि सबको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन लीगल सिस्टम को मजमूई तौर पर इस तरह से बेहतर किया जाए कि कोई कभी मुस्तकबिल में झूठा मुकदमा ना दे सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करती है। देखिए हमारा नाम ही इंसाफ है, और जब हमने पार्टी बनाई थी जब से हम ये समझते थे कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर होना चाहिए। हमने अपनी पार्टी को स्ट्रक्चर किया था कि माशरती इंसाफ, माशी इंसाफ और अदालती इंसाफ, ठीक है ना, तीनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं। मैं साहब गोजरा का इंसिडेंट हुआ, ये माशरती इंसाफ की भी अक्कासी करता है कि ना इंसाफ़ी है। अदालती इंसाफ की तरफ हम आ रहे हैं रेस्टोरेशन जुडिशरी के साथ, मगर एक बहुत बड़ी जंग है माशी इंसाफ की, जिसके अंदर यकीनन मैं समझता हूँ आपके जहन में होगा कि ये एलिटिस्ट माशरा है। सारे बजट इसी बुनियाद पर बनते हैं, हुकूमतें आती जाती हैं, मगर जो एलिट तबका है ना, मिसाल के तौर पर शुगर इंडस्ट्रीज के पास है, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मगर मरात के एतबार से तो मैं तो शुगर इंडस्ट्री भी नहीं है, मगर मैं भी मरात याफ्ता आदमी हूँ क्योंकि मैंने तालीम पाली, मैं कमाने लगा हूँ, लिहाजा मेरी औलाद को तालीम मिलेगी, मेरी औलाद को नौकरी मिलेगी, और मेरे जो मुलाजमीन हैं उनकी औलाद को मुलाजमतें वही मिलेंगी जो वो करते आ रहे हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाला माशरा नहीं है। तो अदालती निज़ाम के हवाले से जो आपका सवाल था मैं उस पर आना चाहता हूँ। अव्वल तो हम ये समझते हैं कि आर्बिट्रेशन को पाकिस्तान के अंदर इनकरेज करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे मुकदमे जो है ना वो मुसालिहती नज़म के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन जो है ये मगरिब ने भी अपनाया, यानी आपको शायद लोग वाकिफ ना हो कि 1950, 60, 70 की दहाई के अंदर ढोल बजाकर इंग्लैंड के गांव के अंदर ये कहा जाता था कि आर्बिट्रेशन में जाओ। आज भी वहाँ जेपी जस्टिस ऑफ पीस एक ऑनरी ओहदा है जो हर मोहल्ले में किसी भी ऐसे